अब हमको पढ़ना है कोणों का युग्म, ये टॉपिक आपका है। इसमें क्या होगा, हम किन्हीं दो कोणों को लेंगे और उनके बीच में संबंध के आधार पे कुछ उनका स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो यहां पे आपको, और उनका यूज हुआ है प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यहां पे आप कुल मिला के 5 तरीके का कोणों का युग्म पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है पूरक, जिसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल अंग्रेजी में। दूसरा है संपूरक। तीसरा है आसन्न एडजेसेंट एंगल। चौथा है शीर्षाभिमुख कोण। और पांचवा है कोणों का रैखिक युग्म। तो ये कुल मिला के 5 है। हम एक एक करके सबको अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है पूरक कोण, MENTARY, कंप्लीमेंट्री एंगल। पहला है पूरक कोण। ये क्या है, मान लो आपके पास कोई दो कोण दिए गए हैं, ठीक है। ये कोण अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लो ये कोण A है, ठीक है। यहाँ पे जैसे थीटा माना था A भी मान सकते हो, चर है, ठीक है। यहाँ पे एक कोण माना गया है B है। इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम कोण A प्लस कोण B बराबर 90 अंश होता है, तब हम इस स्थिति में कहेंगे कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। बात क्लियर है? ओके। और अगर इन्हीं कोणों को मैं इस वाले को उठा के मान लो यहां पे रख दूं ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये आपका B हो गया। और इस वाले को उठा के इसी के ऊपर मैं चाहूं तो इसको, थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, हाँ ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये यहां से लेके यहां तक का कोण A होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में A प्लस B दोनों 90 अंश होंगे। तो ऐसा भी रखा हुआ आपको मिल सकता है, तो उसे भी कंप्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे रखा, इसको दूसरे को उठा के इसके ऊपर रख दिया है, मतलब ये कुछ ऐसा रखा है। इसको ऐसे ही, ऐसे का ऐसे है, इसको उठाया इसके ऊपर रखा, मतलब ये वाली रेखा इसके ऊपर और बाकी ये वाली रेखा इधर कहीं आ जाएगी। मतलब ये मान लेते हैं कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो A था और यहां से यहां तक ये B है, A है और ये B था। तो इस स्थिति में भी दोनों का सम 90 अंश होगा। आपको दिख रहा है डायग्राम में, दोनों का सम 90 अंश होगा। तब भी हम बोलेंगे ये क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। तो हम इसको दोनों स्थिति में, अगर हम इस वाले को रखा था, इस वाले को इस भुजा के साथ रखे, तब भी अगर उनका कोणों का सम 190 हो रहा है तो बोलेंगे। अलग अलग है तब भी, किसी भी होंगे तब उन्हें कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई, कंप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं। दो कोण दिए गए हैं, उनका सम अगर 90 अंश हो रहा है तब उनको कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही रेखा के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सप्लीमेंट्री, समपूरक। समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम बात है। अगर कोई दो कोण हैं, मान लो ये A है और ये मान लो B है, ठीक है। अगर इन कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश होता है, तब इनको बोलेंगे ये दोनों कोण क्या हैं, एक दूसरे के समपूरक हैं। समपूरक, सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर अलग अलग है, या फिर ये वाला तो ऐसे का ऐसे ही रखा है, ठीक है। A वाला ये B है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक B है। दूसरे वाले को हमने उठाया और उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया, मतलब ये वाली भुजा इसके साथ और ये वाली भुजा कहीं ऐसे हो जाएगी। मतलब ये वाली भुजा तो बिल्कुल इसी के साथ रख उठेगी, यहाँ पे कहीं ऐसा इतना छोटा सा बन जाएगा। ये वाली भुजा क्या करेगी,
कहीं ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो और यहां से यहां तक का कोण क्या होगा, ये होगा ए। तो इस स्थिति में भी अगर a प्लस बी दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है तब हम बोलेंगे ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के संपूरक हैं। और इसको ऐसे भी रखा जा सकता है कि ये वाला ऐसे ही रखा, ये वाला हमने उठाया, इसको घुमा के ऐसे कर दिया, तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। यहां से ये तो बी है और यहां से यहां तक ए हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी ये दोनों का सम अगर 180 है तो उन्हें बोलेंगे कि एक दूसरे के संपूरक है। बात क्लियर है? ओके। तीसरा है आसन्न कोण। एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये कहता है, पहली बात इसकी याद रखना, एडजेसेंट कब होगा, आसन्न कोण कब होगा, दो कोणों को आसन्न कब बोलेंगे। पहली बात कहता है कि उनकी एक भुजाएं उभयनिष्ठ होनी चाहिए। एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों में हो, ठीक है। और एक भुजा, और इनका क्या होना चाहिए, शीर्ष जो है वो भी कॉमन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ठीक है। और तीसरी बात इसमें है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है बाकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, उनके विपरीत होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बाकी भुजाएं होनी चाहिए, बाकी दो भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब दो कोण होगा, इसको हम कह सकते हैं, मान लो एक भुजा ये, एक भुजा ऐसी है, एक भुजा ऐसी है, यहां से लेके यहां तक का कोण ए है और दूसरा यहां से लेके यहां तक का कोण बी है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति को बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक भुजा, दोनों कोणों में से एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ। तो ये इसको नेमिंग कर देते हैं हम, इसको ओ कर देते हैं, ए बी, और इसको सी कर देते हैं, ठीक है। तो कोण ए ओ बी, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण हो गया कोण बी ओ सी, ठीक है। इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा क्या है, जो दोनों में कौन है, वो है बी ओ। ये भुजा इस वाले कोण में भी है और इस वाले कोण के अंदर भी है, ठीक है। तो ये पहली बात तो सत्य हो गई, सही है, ठीक है। शीर्ष क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ। शीर्ष क्या होता है, जहां से भुजाएं शुरू हुई होती हैं, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, हाँ बिल्कुल सही बात, ये भी बात सही है। तीसरी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बाकी भुजाएं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा ये है, बाकी दो भुजाएं क्या है, इसके दोनों ओर होनी चाहिए। तो एक भुजा इसके इस टाइप है, इस साइड है, और एक भुजा इसके इस साइड है। तो ऐसे स्थिति को बोला जाता है आसन्न कोण। समझ रहे हो बात को? ऐसा अगर कोण है, दो कोण इस तरीके से रखे गए हैं, तब उन्हें आसन्न कोण बोलेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री में भी अब मैंने बताया, पूरक और संपूरक में उसे याद रखना, उसमें ऐसी स्थिति में भी होंगे, पर उनका क्या होता है, योग देखा जाएगा। इनमें योग वाली कोई बात नहीं है, कितने भी हो कोई मतलब नहीं है, पर ऐसी स्थिति में रखे हों तब होंगे। और उसमें सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री में क्या बताया था, मैं दूसरी भुजा क्या करते हैं, ये वाली भुजा इसके साथ रख लेते थे, तीसरी यहां पे भी कहीं आ जाती थी, ठीक है। तो वैसे स्थिति में रख सकते, पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए ये है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों के भुजा, ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। देखो चौथा पेयर जो है, चौथा कोणों का युग्म क्या है, इसे बोला गया कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर एंगल। ये क्या होता है, ये वास्तव में होता है आसन्न कोण ही, पर उसमें क्या था, दोनों कोणों का योग कुछ भी हो सकता था, पर अगर उन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तब उसे बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर एंगल।
मतलब ये आपका ऐसे एक सीधी रेखा पे ही होगा, पता है ना, एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है और इनकी भुजाओं से कहीं भी एक कोण तीसरी भुजा होगी। तो ये भुजा क्या है, इन दोनों कोणों के लिए, ये कोण ए मान लिया, ये कोण बी मान लिया, दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ है, इसका शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ के भुजा के दोनों तरफ भुजाएं हैं, तो ये आसन्न कोण हो गया। पर यहाँ पे एक स्थिति ये जुड़ जा रही है कि दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, तब हम उन्हें बोलेंगे कोणों का रैखिक युग्म। तो कोणों का रैखिक युग्म में ये आसन्न वाली तो सारी विशेषताएं होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ उन कोणों का योग भी क्या होना चाहिए, 180 होगा, तब हम उसे बोलेंगे वो क्या है, कोणों का रैखिक युग्म है। क्लियर है बात। इसमें पांचवा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली OPPOSITE, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है, दो कोण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। देखो कैसे, मान लो मैंने एक भुजा ये बनाई है, ठीक है, और एक भुजा ऐसे बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे कोण कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे एक कोण तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी। अब यहाँ पे एरो मैंने नहीं बताया बनाया किधर से किधर है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर ही सारे धनात्मक की बात करेंगे, तो हमें ये वाला एरो ऐसे ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मैंने शुरू में बताया था घुमाव के आधार पे, तो उसके लिए मैंने बताया था वो एरो इसलिए होते हैं, पर इस पार्ट के अंदर सारे धनात्मक ही नहीं बना, इसलिए नहीं बना रहे। तो यहाँ पे क्या अलग बात है, यहाँ पे याद रखना कि अगर ऐसी स्थिति में है, दो रेखाएं बिल्कुल सीधी सीधी हैं, एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं, एक किसी बिंदु पे काट रही हैं, प्रच्छेद कर रही हैं, तो उनके अपोजिट, उनके अभिमुख, ठीक है, उनके अभिमुख जो कोण होंगे वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण ए कोण बी के बराबर है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना है, कोण ए क्या होगा, कोण बी के बराबर होगा। कब होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हो तो, ठीक है। और कोण सी बराबर कोण डी होगा, ये दोनों स्थितियां होती हैं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब हम इसका क्वेश्चन में यूज होगा, कहीं पे ऐसी स्थिति दी होगी, हमें ये वाला कोण पता होगा, ये वाला निकालना होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि कोण ये वाला बराबर है इसके, और रीजन में दे देंगे, उसे बताएंगे कि किसके वजह से शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों। समझ रहे हो, ऐसे इनका यूज होगा। इसके बाद बस छोटा सा दो टॉपिक है, एक है प्रतिच्छेदी रेखा, इनको अच्छे से सुन लो, इनका आपको मतलब पता होना चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, यदि दो रेखाएं ऐसी हैं, ठीक है, ऐसी, ये मान लो एक ऐसी है, तो अगर हम इस वाली रेखा को आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगी, कहीं ना कहीं इसे काटेगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के कुछ आपकी ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ऐसे ये आगे बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं काटेगी, ये वाली बढ़ेगी तो ये सिंबल ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी जो है, अगर मैं यहां से यहां पे दूरी देखूं और यहां से यहां पे देखूं, तो ये दूरी क्या है, अलग अलग है, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग क्या होती है, लाइन। अगर उनके उन भुजाओं के बीच में जो दूरी है वो समान नहीं है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तब वो क्या करेंगी, कहीं ना कहीं काटेंगी, और ऐसी भुजाओं को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और दूसरा है इसमें अप्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब जब बराबर क्या हो, उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, तब उन्हें क्या बोलेंगे भाई, जब एक कह रहे हो कि बराबर नहीं है तो उन्हें बोल रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों के बीच में दूरी बराबर है तब उनको क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नॉन इंटरसेक्टिंग।
और इसी को बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल समांतर रेखाएं। इन दोनों भुजाओं के बीच में आपको दूरी जो है वो क्या होगी, कुल बराबर होगी। इसका उदाहरण आप रेलवे ट्रैक देख सकते हो, उन दो ट्रैक के बीच में हमेशा दूरी क्या होती है, बराबर रहती है, कभी कम नहीं होती है, ज्यादा होती है। तो इनको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन। अंग्रेजी में भी याद रखना, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, इन्हीं को कह रहे हैं, इन्हीं को कह रहे हैं। बात क्लियर है? तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली पे और प्रश्न को लगाना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न दिया गया है, यहां पे मैंने उतार दिया है। आकृति 6.13, यही आकृति आपके बुक में लिखी गई है, में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब एक AB है, एक CD है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पे AB रेखा ये है और CD ये है, प्रतिच्छेद O पर कर रही है। ठीक है, करती हैं। यदि AOC कोण देखना, अब इसको मैंने बताया था लिखने टाइम पे कोण को कैसे लिखा जाता है। AOC यानी कि ये वाला कोण, इसको मैं रेड से कर देता हूं ताकि आपको दिखे अलग से, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, ये प्लस कोण BOC, कोण BOC, ठीक है, BOE होगा, ये BOE है, ये है BOE और ये वाला कोण, इन दोनों का योग जो है 70 है। ठीक है, और कोण BOD ये दिया गया है 40, तो 40 यहां पे लिखा है। तो कोण BOE मतलब ये वाला कोण और प्रतिवर्ती COE और ये वाला कोण, इसका प्रतिवर्ती, ये आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हल में देखेंगे क्या क्या दिया गया, उसे लिखेंगे और फिर हम उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे कैसे निकलेगा। हल में क्या है जो दिया गया है, तो दिया है क्या क्या दिया गया है, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर है 70 अंश। ठीक है, और यहीं पे लिख देते हैं कोण BOD बराबर है 40 अंश। ठीक है, और हमें निकालना है कोण BOE, ये हमें पता करना है और प्रतिवर्ती पता करना है COE का। ठीक है, अच्छा जी, मतलब BOE है कहां पे, BOE ये वाला कोण हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो इस वाले कोण को निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, अभी हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अभिमुख जो कोण बना होता है, तो ये वाली और ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसमें क्या होता था, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो यहाँ पे हम इस कोण के जरिए इसको बता सकते हैं कि ये भी 40 होगा क्योंकि बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि कोण AOC बराबर कोण BOD। कैसे, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्लियर है, मतलब हमारा यहां से हमें पता चल गया AOC बराबर कितना हो जाएगा, BOD जितना है, तो BOD कितना है हमें दिया ही गया था 40 अंश, यानी कि AOC हमें पता चल गया, क्या है AOC, ये पता चल गया हमें 40 अंश। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे देखो, जब हमें ये पता चल गया और इसका, इन दोनों का जोड़ बताया गया है कितना है, 70 अंश। प्रश्न में इसका और इसका जोड़ कितना है, 70 अंश है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, लिख लेना। और प्रश्नानुसार क्या है कि AOC प्लस कोण BOE बराबर 70, और AOC हमें पता चल चुका है ये कितना है 40, तो BOE बराबर 70, तो BOE
ई बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर ये किसी कोई भी चीज इधर जोड़ में है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, घटाव में हो जाएगी। तो इधर 70 था, इधर 40 धन में है, धन में है ना, इसके सामने जो सिंबल होता है धन लगा होता है, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो 40 इधर हो जाएगा और यहां से आपका कोण BOE आ जाएगा 30 अंश। 70 में से 40 गए 30, यानी कि कोण BOE ये क्या है, 30 अंश। ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती क्या होगा, जितना कोण ये निकलेगा उसको क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, उसे बोला जाता है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण पढ़ा था ना, 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो प्रतिवर्ती बोलेगा किसी भी का तो उसका क्या करेंगे, 360 में से उसे घटा देंगे, ठीक है। तो ये पता चल चुका है। अब यहां पे देखो, ये वाला कोण आप कैसे पता कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा है, रिज कोण पढ़ा था। अगर कोई सीधी रेखा होती है तो वहां यहां से लेके यहां तक का कोण कितना होता है, 180 होता है। और ये बिल्कुल सीधी रेखा, यह प्रश्न में बोला गया कि दो सीधी रेखाएं हैं, एक दूसरे के प्रच्छेद कर रही हैं, रेखाएं हैं, ठीक है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का क्या है, 180 अंश है। मतलब ये वाला कोण धन, ये वाला कोण धन, ये वाला कोण बराबर 180 लिख सकते हैं। और ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, एक रेखा पे है, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया, इसे मिटा दो तो फिर आगे करें। इसे नोट कर लो तो मिटा दूं, हो गया। ओके, तो क्या क्या, ये वाला कोण, ये कोण कौन सा, AOC धन ये वाला कोण, ये कौन सा, मतलब कोण COE धन कोण ये वाला कोण, मतलब BOE। क्लियर है, इसको लिख देती हैं 180 अंश, 180 अंश है, ठीक है। और हमें इसका भी मान पता चल चुका है, इसका भी मान पता है 40 और उसका 30, तो यहाँ पे 40 जमा EOC प्लस 30 जमा बराबर 180, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे 70 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 70 और 180, ठीक है। अब COE 70 को उधर जाके भेजेंगे, जाके घट जाएगा ये, ठीक है। तो इधर से ये घटाव हो जाएगा, यानी कि घटने के बाद 110 आ जाएगा, मतलब कोण COE बराबर 110 आ गया, ठीक है। अब हमें प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती हो जाएगा आपका 360 में से हमें माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। COE ये हो जाएगा 360 माइनस कोण COE, 360 में से घटेगा 110, तो इधर आ जाएगा 50 और इधर आ जाएगा 2, यानी कि 250 अंश, यानी कि इसका प्रतिवर्ती कितना होगा, 250 अंश। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हुआ। समझ में आया, जो हमने पढ़ा था यूज हुई ना सारी चीजें, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर अगला कराएं। दूसरा प्रश्न है आपका, कह रहा है आकृति 6.14, ये है आपकी आकृति बुक में बनी हुई है, में रेखाएं XY, ये है XY ये रेखा, प्लस और MN ये दोनों रेखाएं O पर प्रतिच्छेद कर रही, यहां पे काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY, ये रहा P, ये रहा O, ये रहा Y, बराबर 90 अंश, ये है 90 अंश, 90 अंश का सिंबल है, चलो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, 90 अंश, और A अनुपात B इक्वल टू 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। और A और B आपको बताया गया है कहां पे है, और C भी कहां पे है, ये भी कोण बताया गया, ये A कोण है, B कोण है, C कोण है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इनका अनुपात दिया गया A अनुपात B, देखो तो इसको लिख देते हैं पहले। हल में क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका अच्छे से याद रखना, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया गया है उसे लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें जब सॉल्व करते हैं टीचर के लिए तो उसे दिखाना होता है क्या क्या किया है बच्चे ने, ठीक है।
तो लिख के दिखाएंगे, हम अपने सोच से थोड़ी बताएंगे, क्योंकि वो तो कॉपी चेक कर रहा है, उसे क्या पता कि हमने का सोच के का लिखा है। तो जो लिखे हैं उसी को वो समझेगा ना। तो उसमें लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कोण POY बराबर 90 अंश, ठीक है। और क्या दिया गया है, ये दिया गया अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी कि भाग। A अनुपात B है तो हम इसको A बटा B लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर में लिखा गया 2 अनुपात 3, यानी कि 2/3 लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसके साथ कुछ कर सकते हैं, इतना तो दिया गया था, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, A अनुपात B। जहाँ पे दिए वाली बात है उसको ऐसे लिख देते हैं ना, कि जैसा दिया था वैसा। अब हम इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, हाँ इसको मैं लगा देता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर ये 2 क्या है, ऊपर गुणे में है, ठीक है। और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और ये B क्या है, इधर भाग में, उधर हम भेज दे तो उधर जाके गुणे में हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा A/1/2, A/2, और ये हो जाएगा B/3। और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x के बराबर है। यहीं पे सब सारा क्वेश्चन यहीं पे अटकता है इस वाला। तो इसको हमने x मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया। अच्छा, जब हम इसे x मान लेंगे तो मतलब ये बराबर ये है और फिर ये बराबर ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं A/2 बराबर x। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां से फिर a का मान भी निकाल सकता हूं, 2 को उधर भेजूंगा, जाके गुणा हो जाएगा, a बराबर 2x हो जाएगा, ठीक है। और फिर b बटा, इसी को लिख सकता हूं, B/3 को भी मैं x लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं। यहां से b का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3x, हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। a बराबर 2x, b बराबर 3x आ गया। अब हमें x का अगर मान पता चल जाए तो a b का मान पता चल जाएगा। x का मान पता कर ले कि कितने अंश है x। तो देखो उसको कैसे करेंगे, यहां पे a पता है, b पता है, ठीक है, वो x के रूप में भले पता है, और यहां से यहां तक का कोण पता है, ये 90। और यहां पे आपको दिख रहा है एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा होती है तो वो कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। सीधी रेखा पे यहाँ पे बिंदु है, यहां से ये बता रहा है कि यहां से भुजाएं निकली हुई हैं, एक इधर गई एक इधर गई है, ठीक है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का कोण कितना हुआ, 180 का हुआ। मतलब ये कोण ये कोण ये कोण सबका जमा कितना होगा, 180 होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, कोण XOM प्लस कोण ये वाला MOP प्लस कोण ये POY बराबर 180। हाँ बिल्कुल सही बात। और वहां पे XOM को बोला गया XOM, इसको बोला गया है B, और B बराबर हमें पता है 3x। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 3x प्लस MOP मतलब A वाला कोण, A कितना निकला है 2x, इसको लिख दिया 2x प्लस POY दिया ही गया कितना 90 अंश है, और ये सब का जोड़ कितना होगा 180 होगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 5x। ये 90 इधर है, हमें x का मान निकालना है तो सारे वैल्यू को उधर भेजेंगे, सारे जो संख्याएं हैं। तो इधर 90 क्या है, जुड़ा हुआ है, उधर जाके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब यहां से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ 180 में से 90 जाएगा, 90 ही बचेगा। और यहाँ पे क्या है, 5 इधर गुणे में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, भाग हो गया। तो 5 से जब 90 को भाग देंगे तो ये 5 कम 5, ठीक है। यहां से कितना बचा 40, ये हो गया 18। मतलब x बराबर कितना निकला, 18 अंश, 18 अंश आ गया, ठीक है। अब जब x बराबर 18 आ गया तो a और b का मान तो हमारा निकल ही आएगा, ठीक है। क्लियर है बात। पर आपको ये नहीं समझना c हमें निकालना, हमें a b क्यों निकाल रहे हैं। देखो देखो, अगर a b हमें निकल जाएगा, मतलब b मान लो पता चल गया, तो b का शीर्षाभिमुख क्या है, o ये वाला एंगल है, ये ठीक है। और इसका जोड़ क्या होगा, 180 होगा। तो ये पता ही है, इसको निकालना है, फटक से हो जाएगा, इसीलिए हम ab को निकाल रहे थे। तो हम यहाँ पे अगर b को निकाल लें, b हमें पता चल जाएगा, b बराबर क्या था 3x, और x बराबर आया 18, तो 18 त्रिक 54, यानी कि b बराबर 54। और बताना चाहो तो a भी बता दो, 18 दूनी 36, 2x था, 18 दूनी 36, पर हमें जरूरत है b की। तो कोण b हमें मिल गया है
54, यानी कि ये वाला कोण कितना है इसकी जगह पे 54 अंश। अब ये कोण 54, ये कितना होगा, ये दोनों क्या है, क्रॉस कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, अभिमुख कोण है इनके, वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है, तो मतलब ये वाला कोण बराबर इसके कोण होगा। ठीक है, इतना लिख लो तो मैं इसे मिटा दूं फिर आगे करा दूं। हो गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये वाला कोण बराबर ये वाले कोण के बराबर होगा, मतलब कोण YON बराबर कोण MOX। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। क्लियर है। तो आपका कोण YON कितना हो जाएगा, MOX आपको पता चल चुका है 54 है, यानी कि ये हो गया 54। अब ये वाला कोण भी आपको, इसको ओ इधर कर देता हूं, ये वाला कोण भी आपको मिल गया 54। ठीक है, और ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, या फिर लीनियर पेयर एंगल कह सकते हो। ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल, कोणों का रैखिक युग्म पढ़ा था। लीनियर पेयर एंगल क्या हो, दो कोण हो, दो आसन्न कोण हो और उनका जोड़ कितना हो, 180 हो। 80 आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि एक सीधी रेखा है, तो यहां से लेके यहां तक का कोण जोड़ कितना होगा, 180 ही होगा। ठीक है, एक सीधी रेखा है और आपसे पूछा जाए कि ये वाली रेखा कितनी झुक के गई है, तो इतना झुकाव है, 180 अंश का बोलते हैं इसको, बताया था पहले भी। ठीक है, तो मतलब कि XON प्लस YON बराबर कितना होगा, 180। ठीक है, तो XON प्लस NOY बराबर लिख देते हैं 180, और NOY आपको पता चल चुका है 54। ठीक है, या NOY कहूं या YON, मैंने पहले इसको अच्छे से बता दिया, दोनों बराबर होते हैं, दोनों सेम चीज है। तो आपका XON बराबर प्लस में इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 180 अंश। 54 उधर जाएगा, घटेगा, 180 में से घटा देंगे 54 अंश। ठीक है, तो 54 अंश जब घट जाएगा तो ये 10 में से 4 गया 6, और इधर बचा 7 में से 5 गया 2, यानी कि 126, और XON को ही C बोला गया है, तो यही आपका हो गया कोण C का मान 126 अंश हो जाएगा। तो